तो हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने अपनी पुरानी वीडियो में ऐसे 200 की पूरी सीरीज़ की रिवीजन करी थी। आज हम ऐसे ही अपनी ऐसे 300 की सीरीज़ को रिवाइज करेंगे। इसके अंदर हमारे 4 स्टैंडर्ड हैं, 300, 315, 320 और 330। और मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, जैसे कि आपने पुरानी वीडियो में देख लिया होगा। और आप मतलब इतना 100% तो नहीं होगा आउटपुट, लेकिन हाँ, आप मेरे साथ में रिवीजन कर सकते हैं सी सचिन अग्रवाल की बुक से। तो और आप जो है मेरा चैनल जो है टेलीग्राम पे उसे ज्वाइन कर लें, ताकि आप उसमें जो डाउट वगैरह है वो भी जो है हम जो है एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं, और सारे स्टूडेंट्स ही होंगे। तो शुरू करते हैं। ऐसे जो 300 है, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसका नाम है। इसके अंदर जो है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्लान करता है ना, कि हम जो अपना ऑडिट कर रहे हैं वो बहुत गजब तरीके का होगा। ठीक है, इसके अंदर हमारे एंगेजमेंट पार्टनर और अदर मेंबर्स होते हैं जो भी ये प्लान करते हैं। अब प्लानिंग जो होती है वो डिस्क्रीट नहीं होता है, वो एक कॉन्टिन्यूस और इटरेटिव प्रोसेस है, जो कि हमने इंटर में भी पढ़ा है। और फैक्टर्स की अगर मैं बात करूँ, तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी की हम पहले सबसे पहले हम ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी इसके अंदर हम देख रहे हैं। तो फैक्टर्स क्या होता है? करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑडिट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, टीम के एफर्ट्स, प्रिलिमिनरी वर्क और एनटीई ऑफ रिसोर्सेज इसके अंदर हम देखेंगे। अगर मैं बेनिफिट्स की बात करती हूँ, तो बेनिफिट में हमारा बेनिफिट्स में हम रिसोर्स, इसके अंदर ना 4 रिसोर्सेज हैं। बार बार रिसोर्सेज रिसोर्सेज आ रहा था, तो मैंने रिसोर्सेज को लिख ही लिया। रिसोर्सेज में हमारा एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम क्वालिटी क्वालिटी देखते हैं, एलोकेशन में हम क्वांटिटी देखते हैं, डिप्लॉयमेंट में हम टाइम देखते हैं, और उसके बाद मैनेजमेंट देखते हैं, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब हम कंटेंट नेचर की बात करते हैं, ऑडिट के ऑडिट प्लान एंड चेंज। अगर मैं ऑडिट, क्योंकि मैंने ऑडिट की स्ट्रेटजी की बात कर ली, देन हम आते हैं अपने प्लान पे। प्लान में हम क्या देखते हैं? हम 3 चीज़ें देखते हैं: एनटीई ऑफ रैप, एनटीई ऑफ वैप और अदर प्लान। एनटीई ऑफ रैप जो है 315 में हम पढ़ेंगे, और 330 में हम पढ़ेंगे एनटीई ऑफ वैप। अदर प्लान के अंदर हम डिसाइड करते हैं सैंपल का जो साइज होता है वो कैसे टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अगर अब हम कंटेंट देख लिया हमने, हम देखेंगे नेचर। नेचर में हम कहते हैं नेचर में हम क्या है यार, जब हम प्लान बनाते हैं तो उसका साइज कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, उसका भाई पास्ट एक्सपीरियंस है या फिर कोई एक्सपर्टीज है, या फिर हमारे कोई सर्कमस्टांसिस में चेंज आया था, तो वो भी हम चीज़ें इसके अंदर कवर करते हैं। हाँ, अच्छा, हम जो है प्लान में हम चेंज कब कर सकते हैं? अगर कोई अनएक्सपेक्टेड कोई इवेंट्स आ जाते हैं, या फिर हमारी कंडीशन में कोई चेंजेस आ जाता है, या फिर ऐसे ऑडिट एविडेंसेस जो मुझे, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें मुझे मिल गई हैं ऑडिट प्रोसीजर लगाते टाइम, जो कि भाई गड़बड़ सी लग रही है, तो हम जो है अपना चेंजेस कर सकते हैं अपने प्लान को। रिलेशनशिप की बात करें, ऑडिट के रिलेशनशिप ऑडिट स्ट्रैटेजी और प्लान में, ना कि किसी और का रिलेशन। ऑडिट की स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान में क्या होता है? हम स्ट्रैटेजी जो होती है पहले बनाई जाती है, और प्लान जो होता है वो बाद में बनाया जाता है। ठीक है, और इनके इंटर रिलेटेड होते हैं दोनों ही एक दूसरे से, और प्लान जो होता है वो ज़्यादा डिटेल्ड में होता है। लेकिन स्ट्रैटेजी जो होती है ना, वो एक पहले गाइड करती है, उसके बाद ही जो है हम अपना प्लान को डेवलप कर पाते हैं। अब पहले हमने स्ट्रैटेजी ऑडिट स्ट्रैटेजी के बेनिफिट्स देखे थे, अब हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग। हमारा प्लान करने से, जब हम भी अपना शेड्यूल बनाते हैं, तो हमारे इंपॉर्टेंट एरियाज पे अटेंशन चला जाता है। इससे हमारे जो प्रॉब्लम्स आ रही होती है वो रिजॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, अगर हम प्रॉपर अच्छे तरीके से करें तो बहुत मज़ा आ जाएगा। प्लानिंग अच्छी होती है तो क्या ही बढ़िया हो जाता है सब। तो प्रॉपर अगर हम सिलेक्शन करें एंगेजमेंट एंगेजमेंट टीम का, तो वो सिलेक्शन प्रॉपर सिलेक्शन अच्छे से करना है, और हम इसमें डायरेक्शन और सुपरवाइज भी करते हैं। देन हम अपने काम को कोऑर्डिनेट करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग में ना, हम इसके अंदर जो 2 यूज़ हुए हैं, कि हम अनदर ऑडिटर के काम को इस्तेमाल करते हैं और एक्सपर्ट्स के काम को इस्तेमाल करते हैं। मतलब यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर और एक्सपर्ट, जो कि ऐसे हम 600 में पढ़ेंगे और 620 में पढ़ते हैं। नाउ हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी 3 चीज़ें हैं। ऑडिट की ओवरऑल ऑडिट की स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट करते हैं, उसके प्लान को डॉक्यूमेंट करते हैं, और कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस आ जाते हैं उसको भी हम डॉक्यूमेंट करते हैं, और उसके रीजंस भी बताते हैं। ठीक है, कि हाँ भाई कोई चेंजेस आया तो आया क्यों। अब हम बात करते हैं प्रोग्राम की। प्रोग्राम के अंदर हम देखते हैं कि काम जो है उसको ऐसे बांटा जाता है हमारे टीम मेंबर्स के अंदर, कि किस तरीके से बांटा जाता है टीम मेंबर्स के अंदर। उसके लिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं, और इंस्ट्रक्शन अच्छे से लिखी गई होती है, जो कि मेंबर्स के द्वारा फॉलो करी जानी होती है। मतलब 2 ही चीज़ें इसके अंदर होती है, लिस्ट ऑफ प्रोसीजर और इंस्ट्रक्शंस। और इसके अंदर जो होता है, हमें बता दिया जाता है कि आपको भाई इतना टाइम दिया गया है, कि इस ड्यूरेशन में आपने उस काम को कंप्लीट करना है। अब है कि हम जो है इसको चेंज कब कर सकते हैं? जैसे कि अभी हमने पहले देखा था कि हम अब ऑल्टर कर सकते हैं, जब हमारी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आ जाए, या कंडीशन भी चेंज हो जाए, या फिर हमारा ऑडिट के एविडेंसेस हमें ऐसा कुछ मिल जाए। तो ऐसे ही इसमें भी हम ऑल्टर कर सकते हैं, जब हमारी वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो है, वॉल्यूम ऑफ टर्नओवर जो है हमारी सब्सटेंशियली इंक्रीज हो जाती है, एकदम से अचानक से बढ़ जाए। ठीक है,
या फिर हमारे इंटरनल कंट्रोल के प्रोसीजर जो है पहले इफेक्टिव थे, और अब जो है, जो हमने ऑडिट का प्लान ऑडिट प्रोग्राम किया था तब तो बहुत गजब थे, लेकिन अब क्या हो गया, इफेक्टिव है ही नहीं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज हो रहा है हमारे बुक डेट्स के अंदर, स्टॉक के अंदर। अगर हम पिछली बार से कंपेयर करें तो इस बार जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज हो रहा है, या फिर मुझे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ऑडिट करते टाइम पे जो कि मिस अप्रोप्रिएट है, मतलब कि सस्पिशन में डला हुआ है। तो वो 4 पॉइंट हमारे इसके अंदर हो गए। अब हम कह रहे हैं एडिशनल कंसिडरेशन जो है इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में, हम एडिशनल जब हम शुरू शुरू में कोई बंदा यार ऑडिट करता है तो हम क्या चीज़ें कंसीडर करते हैं। सबसे पहले जो मेरी प्लानिंग होगी मैं उसको थोड़ा बड़ा रखती हूँ, क्योंकि मैं पहली बार कुछ काम कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा बड़ा करके बनाती हूँ, वास्ट एक्सपैंड करते हैं ऑडिट की प्लानिंग की एक्टिविटीज़ को। ठीक है, क्योंकि उसके पास पहला कोई एक्सपीरियंस नहीं होता ना, इसलिए ऑडिटर क्या क्या कंसीडर करेगा, 4 चीज़ें कंसीडर करता है। प्रीडेसेसर ऑडिटर से रिव्यू करवा लेता है अपने वर्किंग पेपर्स को, ठीक है, और कोई मेजर इशू आता है तो डिस्कस कर लेता है मैनेजमेंट से, और ऑडिट के प्रोसीजर ऑब्टेन करता है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस को लेके, और अदर प्रोसीजर लगाता है क्वालिटी कंट्रोल को लेके, जो कि फर्म की सिस्टम के लिए ज़रूरी होती है। हमारा 300 कंप्लीट होता है और हम आ जाते हैं 315 पे। 315 में आइडेंटिफाई करते हैं और एक्सेस करते हैं रोमन को थ्रू अंडरस्टैंड करके एंटिटी को, उसके इन्वायरमेंट को, और इंटरनल कंट्रोल भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, ऑडिट रिस्क की हम बात करते हैं और इसके कंपोनेंट की। तो ऑडिट रिस्क में इनहेरेंट रिस्क में इनहेरेंट रिस्क का मतलब होता है ससेप्टेबिलिटी ऑफ असर्शन। इसके अंदर हम देखते हैं सीएडी, मतलब क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर टुवर्ड्स किसके उसमें, मिस स्टेटमेंट्स के उसमें। ठीक है, इसके अंदर हमारा आ जाएगा एंटिटी के ऑब्जेक्टिव, हमारे ऑपरेशंस, एंटिटी की मतलब एंटिटी से रिलेटेड ही सारी चीज़ें चल रही होती हैं गोल गोल, उसके ऑब्जेक्टिव, नेचर ऑफ उसके ऑपरेशन, इंडस्ट्री, उसके रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी हम देखते हैं। कंट्रोल रिस्क जो होता है उसका मतलब होता है जब हम पीडीसी जो है नहीं कर पाते हैं मटेरियल स्टेटमेंट को लेकर टाइमली बेसिस पे, जब हम पीडीसी नहीं कर पाए या फिर हमारे जो कंट्रोल्स हैं वो मिसिंग है, ठीक है, तब हमारा जो कंट्रोल रिस्क आता है। ठीक है, अगर मैं रोमम की बात करूँ, रोमम क्या है, एंटीसिपेटरी रिस्क होता है, दैट मटेरियल मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है, मतलब कि जब हम ऑडिट कर रहे होते हैं उससे पहले से ही ये एग्जिस्ट करता है। रोमम जो है 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, इनहेरेंट रिस्क इनटू मतलब मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क। अच्छा, डिटेक्शन रिस्क भी देख लेते हैं, फिर मैं बताऊंगी मैं क्या सोच रही हूँ। डिटेक्शन रिस्क का मतलब क्या होता है कि जब हम डिटेक्ट नहीं कर पाते उसके लिए जो रिस्क होता है, और रोमन जो होता है इन्वर्स से रिलेटेड होता है डिटेक्शन रिस्क से, मतलब उल्टा होता है ना। ऑडिट रिस्क का में क्या होता है, जब हम इनएप्रोप्रिएट अपना ओपिनियन इशू करते हैं, है ना, वो होता है ऑडिट रिस्क, मतलब रोमन इंटू में डिटेक्शन रिस्क हो गया। हमारा ऑब्जेक्टिव, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव वही हुई है कि वो कम कर सके जितना एक्सेप्टेबली लो लेवल पे। अच्छा, इस पूरे कॉन्सेप्ट पे ना एक क्वेश्चन दे रखा है इन्हीं सर के क्वेश्चन बैंक के अंदर। वैसे मेरे पास इनका क्वेश्चन बैंक था नहीं, बट मैंने पीडीएफ से जो है देख लिया था। उसमें परसेंटेज का एक क्वेश्चन है कि इनहेरेंट रिस्क का इतनी परसेंटेज है, कंट्रोल की इतनी परसेंटेज है, डिटेक्शन का इतने परसेंटेज है, देन सबको मल्टीप्लाई करके हम जो है ऑडिट रिस्क निकाल लेते हैं। तो वो क्वेश्चन आप देख लेना। फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी और इसका इन्वायरमेंट को समझने के लिए हमने देखा इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क इसके अंदर होते हैं। इनहेरेंट रिस्क के अंदर हम क्या करते हैं, ऑडिटर जो है ऑब्टेन करता है, अंडरस्टैंडिंग लेता है इंक्वायरी की, इंक्वायरी करता है, ऑब्जर्वेशन और एनालिटिकल प्रोसीजर लगाता है। 3 चीज़ें कर रहा है, ठीक है ना, इनहेरेंट रिस्क के लिए। इसमें रेलिवेंट इंडस्ट्री, रेगुलेटरी, अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखता है, नेचर देखता है एंटिटी के, उसके ऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट, या फिर कैसे वो फाइनेंस करे उसको, ठीक है, उसका गवर्नेंस का स्ट्रक्चर देखता है, ओनरशिप देखता है। फिर देखता है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं उनको कैसे सिलेक्ट करें और उनको कैसे अप्लाई करें। एंटिटी का ऑब्जेक्टिव और इसकी स्ट्रेटजी एंड उसके रिलेटेड जो भी बिजनेस के रिस्क हैं, और हम कैसे जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करें और कैसे उसका हम रिव्यू करें, वो भी हम इसके इनहेरेंट रिस्क के अंदर देखते हैं। अब है कंट्रोल रिस्क के अंदर, जैसे कि इसके अंदर इनहेरेंट रिस्क के अंदर हमने 3 चीज़ें करी थी, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर लगाया था। बट कंट्रोल रिस्क के अंदर क्या करते हैं, हम इंटरनल कंट्रोल देखते हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी और ऑब्जर्वेशन करते हैं और हम नहीं करते कुछ भी। अजर्शंस की बात कर लेते हैं। अजर्शंस जो होती हैं वो रिप्रेजेंटेशन होती है मैनेजमेंट के द्वारा जो दी जाती हैं, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर होती है, जो कि कैड में होती है, CAD मतलब क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर। अकाउंट हाँ, सही बोला ना मैंने, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ठीक है, अगर हम सी की बात करते हैं, सी फॉर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, जो आप सी समझ रहे हैं वो ये बिल्कुल भी नहीं है। क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन में हमारा आ जाएगा OC ACC मतलब अक्रेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ और क्लासिफिकेशन। और ए मतलब आ जाएगा अकाउंट बैलेंस में ECVR, मैंने खुद नेमोनिक बनाया एक्चुअली। ECVR मतलब एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, वैल्यूएशन हो गया। और प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर में OC ऊपर था, सी वाला जो हमने क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन पढ़ा था OC ACC, और पी जो मतलब प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर है उसमें है OC ACR।
आर फॉर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि आइडेंटिफाइंग एंड एक्सेस कर रहे हैं हम रोमन को, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट पेपर में इंटर में बहुत आता था, अब तो है ना। तो फॉर दिस ऑडिटर क्या करता है, शेल कंसीडर करता है एक्सेस करने के लिए रोमन को। सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करेगा रिस्क को, देन वो एक्सेस करेगा आइडेंटिफाइड रिस्क को, देन उसके बाद रिलेट करेगा जो भी मैंने आइडेंटिफाई करा है रिस्क को कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, देन वो कंसीडर करेगा लाइकलीहुड ऑफ मिस स्टेटमेंट। ये चार चीज़ें वो देखेगा, मैंने ऊपर ऊपर से बताया, डीपली आप खुद पढ़ लेना। रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसके अंदर मुझे स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन देखना पड़ता है, मतलब कि सिग्निफिकेंट रिस्क देखना पड़ता है। ठीक है, जो भी मैंने रिस्क देखा है, सिग्निफिकेंट रिस्क हम किसमें देखूंगी, फ्रॉड में देखूंगी, या फिर सिग्निफिकेंट ईएडी है, ईएडी मतलब इकोनॉमिक अकाउंटिंग और अदर डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर मेरी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, या फिर रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व है, या फिर अदर आउटसाइड दी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कोई चीज़ें हो रही हैं, तो मेरा सिग्निफिकेंट रिस्क उसके अंदर अराइज हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ कि मैं रोमन को रिवाइज कर सकती हूँ, हाँ बिल्कुल हम कर सकते हैं, लेकिन हम रोम मतलब इसके अंदर क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस होती है गैदर करने की, अपडेट करने की, एनालाइज करने की ऑडिट के टाइम पर। लेकिन ड्यूरिंग ऑडिट क्या करता है, इन्फॉर्मेशन जो भी मतलब ऑडिटर का अटेंशन जाना चाहिए हमेशा, अगर कोई डिफर करती है ना अमाउंट, तो उसका अटेंशन जाना चाहिए। हम ऑफकोर्स हम उसको रिवाइज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अपने फर्दर प्लान ऑडिट प्रोसीजर को अकॉर्डिंगली। अच्छा, इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल ऑफ आईटी रिस्क, रिलायंस, हम जो है रिलाई कर लेते हैं ऑन सिस्टम प्रोग्राम दैट आर इनएक्यूरेटली प्रोसेस डाटा, या फिर प्रोसेस इनएक्यूरेट डाटा। ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस हो जाता है। हमारी पॉसिबिलिटी है कि हम आईटी पर्सनल गेनिंग एक्स्ट्रा एक्सेस अगर हमें मिल जाए तो भाई दिक्कत है ना। अनऑथराइज चेंज इन डाटा, अगर अनऑथराइज तरीके से हमने जो है चेंज कर दिया है डाटा को, अनऑथराइज चेंज टू सिस्टम और प्रोग्राम, अगर हम फेल हो जाते हैं चेंजेस करने में, वो भी इसके अंदर आ जाएगा। इनएप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन हो रही है, या फिर मेरा डाटा लॉस हो गया है, तो वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ऐसे 320 जो कि मटेरियलिटी की बात करता है प्लानिंग और परफॉर्मिंग इन ऑडिट में। ठीक है, ऑडिटर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर अपना वही है, सिंपल अप्लाई करता है मटेरियलिटी प्लानिंग के फेस पर और परफॉर्मिंग की, जो इसका नाम है वही ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और मटेरियलिटी जो है हम दो सेक्शन के अंदर पढ़ते हैं, एक तो इस वाले में और एक 450 के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, 450 में वही अनकरेक्टेड मैस स्टेटमेंट जो होती है उनके बारे में बात करता है। अब हम बात करते हैं कि मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज अ होल देखते हैं, पूरा होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल देखते हैं। लेकिन अगर मुझे किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन की अकाउंट बैलेंस या डिस्क्लोजर की मुझे देखनी है, तो मैं ये देखूंगी कि भाई अगर मैं ना थोड़े लेसर अमाउंट लगाऊंगी जो भी मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि क्या मेरे को इन्फ्लुएंस तो क्या वो मेरी इकोनॉमिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, सीएडी क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, अगर मेरे उसको इन्फ्लुएंस वो कर रहा है, तो मैं उसको भी कंसीडर करूंगी जब मैं मटेरियलिटी लगाऊंगी। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या होता है, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी वो होता है जब मटेरियलिटी से कम होता है, उसे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि भाई अगर कोई गलती मिलनी हो, जैसे मान लो मैंने मटेरियलिटी 100 करोड़ रखी है, 100 करोड़ या 100 लाख रखी है, तो अगर मैं परफॉर्मेंस मटेरियल 70 लाख या 70 करोड़ रखती हूँ, तो मेरी जो छोटी गलतियाँ होंगी, या फिर जो मैंने पहले डिटेक्ट कर ली थी लेकिन मैंने जो है उनको सही नहीं किया, या फिर मैंने या फिर कोई गलतियाँ ऐसी जो अनडिटेक्ट रह गई हैं, मैंने डिटेक्ट नहीं करा है, तो वो भी मेरी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब मैं बात करूँ क्या मैं मटेरियलिटी को रिवाइज कर सकती हूँ एज अ ऑडिट प्रोग्रेस, या फिर री इवेल्युएट कर सकते हैं, तो ऑडिटर जो है बिल्कुल रिवाइज कर सकता है, लेकिन अगर अवेयर होना चाहिए उस इन्फॉर्मेशन के बारे में जो कि स्टार्टिंग से ही डिफरेंट आ रही है। ठीक है, स्टार्टिंग से ही अमाउंट जो है, इनिशियली अमाउंट जो है डिफरेंट है, या फिर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि लोअर मटेरियलिटी जो है, लोअर मटेरियलिटी है, तो हमें जो है उसको रिवाइज करना पड़ेगा परफॉर्मेंस मटेरियल को। लेकिन जो एनटीईओ फैप लगाते हैं हम, क्योंकि जो हमने पढ़ा था कि 320 के अंदर हम फैप लगाते हैं और 315 में हम रैप लगाते हैं, मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, तो वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अब हम बेंच मार्क की बात करें तो बेंच मार्क भाई देखो परसेंटेज होता है जो कि चूजन बेंच मार्क एज अ स्टार्टिंग पॉइंट डिटरमाइन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। इसके अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एसेट्स, एसेट लाइबिलिटी इक्विटी रेवेन्यू और एक्सपेंस हो गया। अटेंशन टू द यूजर्स आर फोकस्ड, इसके अंदर हमारा कि हाँ भाई हमारा ध्यान जाना चाहिए, तो हमारा ध्यान किस पे ज़्यादा, हमारा दिमाग हमारा ध्यान तो सारा उस पर जाता है कि हमारा फायदा कितना हो रहा है, प्रॉफिट और रेवेन्यू कितना हो रहा है। नेचर ऑफ एंटिटी की बात करें तो लाइफ साइकिल और इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं, इसके अंदर हम वोलेटिलिटी भी देखते हैं, और देखते हैं ओनरशिप का स्ट्रक्चर कैसा है और कैसे हम उसको फाइनेंस कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर डेट्स आ जाएंगे और इक्विटी की हम बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है जो क्वेश्चन कभी कभी केस स्टडी वगैरह में पूछ लेते हैं, जैसे कि टाइप ऑफ एंटिटी। मेरी एंटिटी जो है प्रॉफिट ओरिएंटेड है, मतलब मेरा काम सिर्फ
पैसा जो है कमाना है, प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी, तो इसका बेंचमार्क क्या होगा, मैं बेंचमार्क लूँगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स लूँगी अगर मेरा कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो वोलाटाइल है, कभी लॉस हो रहा है, कभी प्रॉफिट हो रहा है, कभी लॉस हो रहा है, कभी प्रॉफिट हो रहा है, देन मैं क्या करूँगी, ग्रॉस प्रॉफिट और टोटल रिवेन्यू को अपना बेंचमार्क बनाऊँगी, टोटल प्रॉफिट और रिवेन्यू को अपना बेंचमार्क बनाऊँगी। लेकिन अगर मेरा पब्लिक यूटिलिटी का प्रोग्राम या प्रोजेक्ट है तो मैं टोटल कॉस्ट और नेट कॉस्ट लूँगी, टोटल कॉस्ट को या फिर नेट कॉस्ट को लूँगी, एक्सपेंसेस लेस रिसिट लूँगी, ठीक है। तभी तो हमारा टोटल कॉस्ट या फिर नेट कॉस्ट आएगा, राइट। तो अगर मैं कस्टडी ऑफ एसेट्स की बात करूँ तो कस्टडी ऑफ एसेट्स के अंदर हम बेंचमार्क बनाते हैं अपनी एसेट्स को। अब हम आ जाते हैं फटाफट से 330 के अंदर। 330 का मतलब होता है द ऑडिटर रिस्पॉन्स टू एक्सेस्ड रिस्क, मतलब कोई चीज़ एक्सेस्ड है, ऑलरेडी वो एक्सेस्ड है, ठीक है। अब है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर डिजाइन करता है और इंप्लीमेंट करता है रिस्पॉन्स टू रोमम, जो कि आइडेंटिफाइड किया गया था या एक्सेस किया गया था 315 के अंदर, क्योंकि 315 का नाम ही ये था, हम एक्सेस करते हैं और हम वो करते हैं, अपना आइडेंटिफाई करते हैं और एक्सेस करते हैं हमारा, ठीक है, उसमें जो हम एंटिटी और इन्वायरमेंट इंडर कंट्रोल में लगाते हैं। अब देख लो कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में हम क्या कराते हैं, टीओसी करते हैं, सब्सटैंडिव प्रोसीजर लगाते हैं। टीओसी के अंदर हम ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को देखते हैं और सब्सटैंडिव प्रोसीजर के अंदर हम टेस्ट ऑफ डिटेल्स और सब्सटैंडिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हैं। अच्छा, टेस्ट ऑफ डिटेल्स जो है हमारी, टेस्ट ऑफ डिटेल्स और सब्सटेंटिव ओनली प्रोसीजर लगा दिया। हाँ, अब हम ना परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं, पहले परफॉर्मेंस देख लेते हैं, देन ऑडिट का रिस्पॉन्स देखेंगे। तो परफॉर्मेंस अगर हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कर रहे हैं तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर जैसा कि मैंने बताया ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस होती है, लेकिन इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं एक्सपेक्टेशन दैट कंट्रोल आर, हम एक्सपेक्ट लगाते हैं कि कंट्रोल जो है हमारे ऑपरेट करें इफेक्टिवली। इसमें हम जब हाँ, इसमें हम परफॉर्म भी करते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल, जिसमें हम ऑब्टेन करते हैं और ज़्यादा परविसिव ऑडिट के एविडेंसेस, जो कि हमें ज़्यादा रिलाई कराते हैं कि हमारे हमारे कंट्रोल जो है वो इफेक्टिव हैं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर लो एसएस रोमम होता है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाया जाता है ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस होते हैं, जैसे जजमेंट अगर हमने ज़्यादा लगा दी है और या फिर इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं हमारे उस पर, ठीक है, तो हमारा रोमम जो होगा कम होगा। अब बात करते हैं फैक्टर्स दैट मे बी वारंट री टेस्ट ऑफ कंट्रोल। हम दोबारा टेस्ट कब करते हैं, अगर मान लो चेंजेस हमारे बहुत कम हो रहे हैं, मतलब बहुत मान लो पहले ही मानो कि चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अगर ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं तो भाई हमें तो ऑडिट करना ही पड़ेगा, जो कि हमारे लिए रेलिवेंट होना हो जाएगा। लेकिन अगर चेंजेस जो है बहुत रेयर हैं, कि मतलब बहुत रेयरली ही चेंजेस हो, तो जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाए जाएंगे वो हर तीसरे ऑडिट में एक बार लगाए जाएंगे जब हम ऑडिट करेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स वारंट री टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, फैक्टर्स दैट मे बी डिक्रीज। अच्छा, इसके कुछ पॉइंट दे रखे हैं, ये है डेफिशिएंट। इसके अंदर जो है करीब करीब 6 पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट मैं डेफिशिएंसी की बात कर लूँ तो डेफिशिएंट में कंट्रोल इन्वायरमेंट है, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल है और जर्नल आईटी कंट्रोल है। तीन चीज़ डेफिशिएंट हो रही हैं इसके अंदर, कंट्रोल इन्वायरमेंट आ जाएगा हमारा, जर्नल आईटी कंट्रोल और मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। और चेंजेस किस में हो रहे हैं, पर्सनल के अंदर चेंजेस हो रहा है और सर्कमस्टांसेस चेंज हो रही है ना, मतलब ऐसे सर्कमस्टांसेस जिसको जरूरी है उसको बदलना, और सिग्निफिकेंट मैनुअल एलिमेंट है, ठीक है। ये 6 पॉइंट्स इसके अंदर है और ये क्वेश्चन थोड़ा सा वारंट वाला जो है इंपॉर्टेंट भी है। तो फाइनली दोस्तों, हमने जो है 300 की पूरी सीरीज़ रिवाइज कर ली है। बाकी आप मुझे बताना कि आपको ये कैसी लगी। जैसे कि मैंने कल डाला था और मैं आज भी जो है 300 की सीरीज़ में अपलोड मारूंगी, थोड़ा सा लेट हो गया है आज ज़रूर, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा अपना रिव्यू ज़रूर देना, ताकि मुझे पता तो चले एटलीस्ट कि क्या ये सही तरीका है या नहीं है, क्योंकि इससे मेरा भी बेनिफिट है और आप लोगों का भी मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ बेनिफिट हो तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे बताना ज़रूर यार ये बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अदरवाइज़ मैं इसको बंद करूँ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और पढ़ते रहो भाई।